हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज पूरी डिटेल के साथ दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मेरा आपसे था, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया दोस्तों सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। 2020 के लिए दिया गया शेख मुजीबुर रहमान को। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है, चाइना में है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग दोस्तों ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत आ गया है दोस्तों 40वें स्थान पर। भारत 40वें स्थान पर है। 2019 में दोस्तों भारत था 36वें स्थान पर, 2020 में भारत था 40वें स्थान पर और 2021 में भी भारत 40वें स्थान पर ही है। पहले पर कौन है? पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर है जर्मनी, फिर फ्रांस और जापान है इस रैंकिंग में। इसमें टोटल 53 देशों को शामिल किया गया है दोस्तों, जिसमें इंडिया की रैंक है 40वीं। किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इंडेक्स। ठीक है, तो अभी हाल ही में 53 देशों की लिस्ट में भारत है 40वें स्थान पर। पिछले कुछ और भी रैंकिंग आए हैं, उनका भी हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अभी आया था ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इसमें भारत 56वें स्थान पर रहा था। सबसे खतरनाक सड़कों की रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर था दुनिया में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया था, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया था, इसमें भारत 121वें स्थान पर था। इंडेक्स और रैंकिंग की बहुत ही जल्द बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाली है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस जिले में केला महोत्सव आयोजित किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में कुशीनगर में केला महोत्सव आयोजित किया। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की एक योजना है, बहुत ही फेमस योजना है, ओडीओपी योजना। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो उसी के तहत एक एक जिले में एक एक उत्पाद को लेकर के महोत्सव मनाए जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उस जिले का वो प्रोडक्ट दोस्तों प्रमोट हो जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, ग्लोबली भी प्रमोट किया जाएगा और पूरा नेशनली प्रमोट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की ये योजना जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, इसी के तहत कुशीनगर में अभी केला महोत्सव भी आयोजित किया गया। इसके पहले अभी आपको याद होगा लखनऊ में दोस्तों गुड़ महोत्सव मनाया गया था, झांसी में अभी मनाया गया था स्ट्रॉबेरी महोत्सव और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। तो इसी प्रकार से अब कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल या केला महोत्सव मनाया गया। कब से कब तक? 22 मार्च से 25 मार्च के बीच में ये मनाया गया है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। क्लियर? अब उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानिए। ये रहा उत्तर प्रदेश, मैप में दिख रहा है आपको। सबसे ज़्यादा ये बॉर्डर शेयर करता है किसी भी राज्य में अपेक्षा में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो यूपी दोस्तों, इधर देखिए उत्तराखंड इसी से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ये हिमाचल प्रदेश से भी अपना बॉर्डर लगाता है, हरियाणा से भी बॉर्डर शेयर करता है, दिल्ली नाम के केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नीचे अगर आप देखेंगे तो इधर ये छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड से भी और बिहार से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। क्लियर? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि हैं ये एमपी की भी अतिरिक्त प्रभार पाई हुई हैं, एमपी की भी ये गवर्नर है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट जो है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर जी हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जाती हैं, लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जाती हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 80, 31 और 404। अगला देखते हैं। अगला है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस बोबडे ने किसकी सिफारिश की? तो दोस्तों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों जस्टिस बोबडे ने जस्टिस एन वी रमणा को की नाम की सिफारिश की है।
एक्चुअली में दोस्तों जस्टिस बोबडे रिटायर होने वाले हैं, शरद अरविंद बोबडे जी ये रिटायर होने वाले हैं 23 अप्रैल को। और प्रोसेस यही होता है कि जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाला होता है तो 1 महीने पहले ही वो अपना उत्तराधिकारी चुनता है। तो उत्तराधिकारी का नाम वो सजेस्ट करता है किसको, मंत्रिमंडल को, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को या कानून मंत्रालय को। तो ऐसे ही जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी ने भी अपने सिफारिश की है अपने उत्तराधिकारी की। किसको सिफारिश की है, जस्टिस एन.वी. रमणा को। जस्टिस एन.वी. रमणा कौन है, ये दोस्तों वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें इनके बाद शरद अरविंद बोबडे जी के बाद सबसे वरिष्ठ ये न्यायाधीश हैं। तो वैसे भी इन्हीं को ही मिलना चाहिए, ठीक है, सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होता है उसी को अगला मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिया जाना चाहिए, ठीक है, नियम यही कहता है। और दूसरी बात ये कि अगर जैसे कि एक रूल मैंने आपको और पहले बताया था, ठीक है, पॉलिटी वाली वीडियो में, कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हैं तो वैसी देखरेख में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश में अगर अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो होता है वही मुख्य न्यायाधीश का काम कर लेता है, ठीक है। अगर जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाना हुआ, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नहीं भारत में वर्तमान में, ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट ऐसी कंडीशन आ जाती है, वैसे तो अभी कभी आई नहीं ऐसी कंडीशन। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिला देगा, ठीक है। तो यानी दूसरा पोस्ट सबसे बड़ा वही होता है। तो ऐसे में अभी एन.वी. रमणा जी जो हैं ये सबसे ज़्यादा वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, क्लियर। तो इनके नाम की सिफारिश की गई है। अब अगर मंत्रिमंडल से ये, लेकिन फाइनल अभी डिसीजन मंत्रिमंडल के पास ही होगा, अगर वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तभी ये होंगे, ठीक है। और जब बन जाएंगे तो कौन से नंबर के होंगे, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। अभी वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे जी ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं और 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी थे, ठीक है, जिन्होंने कई फैसले सुनाए, राम मंदिर जैसे बड़े फैसले सुना करके गए वो, ठीक है। तो रंजन गोगोई जी थे। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 में 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में वर्णन किया गया है, इसको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। इसके जस्ट विपरीत दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है इसको शपथ मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। ये मैं आपको राष्ट्रपति वाली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, पॉलिटी में कुछ वीडियोज आई हुई हैं, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में, आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, कभी टाइम निकाल करके देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में कहाँ पर ICGS वज्र को कमीशन किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र को कमीशन किया गया है चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यानी भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कमीशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए चेन्नई में से कमीशन किया गया है, ये 6वां अपतटीय गश्ती पोत है। अपतटीय गश्ती पोत यानी जो तट होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल होता है, उस पर ये गश्त लगाने के लिए, पेट्रोलिंग के लिए ये पोत है, ये शिप है, ठीक है। 6वां है, ये 6ठा संस्करण है इसका। भारतीय तटों से याद आया दोस्तों, तट पर जो अभ्यास होता है, एक होता है सागर कवच, सागर कवच नाम का अभ्यास होता है, 6 महीनों पर होता है, ठीक है। भारत में होता है हर 6 महीने पर होता है, यानी वर्ष भर में 2 बार होता है। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9। भारत में 9 कोस्टल स्टेट है, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, क्लियर। चलिए इस जहाज को बनाया किसने है ICGS वज्र को, इसे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है, इसी की शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है। लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T जो कंपनी है, यही तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भारतीय तटरक्षक बल का ये जहाज है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना दोस्तों हुई 1977 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन है, कृष्णा स्वामी नटराजन जी। अच्छा एक बहुत ही जरूरी सूचना देना था दोस्तों, हिंदी का वीडियो कोर्स ला रहा हूं मैं, आज या कल में ये वीडियो कोर्स शो हो जाएगा, इस पर काम लगभग हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा और बाकी है। आपके लिए 1-2 वीडियो डेमो वीडियो भी बनाई जा चुकी है, आप लोग जाइए डेमो वीडियो देख लीजिए इसका, ठीक है। जो लोग UPSI, PET, ROARO, TET, लेखपाल
इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें हिंदी पूछा जाता है तो आप लोग जरूर देखिए एक बार। मैं आपसे सभी से कहूँगा कि आप लोग एक बार डेमो वीडियो जरूर देखिए। डेमो वीडियो बिल्कुल फ्री है, जाइए एप्लीकेशन पर, कोर्स कैटेगरी में जाइएगा और वहाँ पर डेमो वीडियो देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये कोर्स होने वाला है दोस्तों। इसमें 50 से 60 वीडियोस दी जाएंगी, सभी वीडियो की डिटेल नोट्स भी दी जाएगी, यानी आपको नोट्स भी दिया जाएगा और पीडीएफ भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हर एक वीडियो का आपके लिए मॉक टेस्ट भी रखा गया है। प्रत्येक चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए और एंड में आपसे जो आपका एग्जाम लगा होगा उस एग्जाम का फुल मॉक टेस्ट, फुल प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर सेट भी सॉल्व कराए जाएंगे। 365 दिन की वैलिडिटी वाला ये कोर्स है। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, यानी कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप लोग जाइए उसमें देखिए वीडियो कोर्स में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता हूँ। ये वीडियो कोर्स आज दोपहर तक एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगा, तो आप लोग इसे देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का नया अनुमान कितना लगाया? तो दोस्तों फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए अपनी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान लगाया है 12.8%, 12.8%। इससे पहले इसी ने बताया था 11% की ग्रोथ रेट होगी। ठीक है, अब इसने अपना अनुमान बढ़ा दिया है और 12.8% का नया अनुमान बताया है फिच रेटिंग्स ने। फिच रेटिंग्स एक अमेरिकी एजेंसी है। ठीक है, तो इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान बता दिया है। देखिए जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में बहुत बार आपको बताया जा चुका है। अगर किसी कंट्री की सीमाओं के भीतर, बॉर्डर के अंतर्गत किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेवाओं का, जितने भी उत्पादों का उत्पादन होता है, सर्विसेज का और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उसके योग को कहा जाता है जीडीपी। अब वो जीडीपी किस दर से बढ़ रही है उस फाइनेंशियल ईयर में या किस दर से घट रही है उस फाइनेंशियल ईयर में, इसे कहते हैं ग्रोथ रेट। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट जो होता है इसी का सब लोग अनुमान लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीडीपी का अनुमान कोई नहीं लगाता, क्योंकि जीडीपी तो सबको पता होता है कितना है, भारत की सरकार को पता होता है, आरबीआई को पता होता है, लेकिन वो कितनी देर से बढ़ रही है, कितनी देर से घट रही है, इसका अनुमान लगाती हैं, प्रेडिक्शन करती हैं दुनिया भर की तमाम एजेंसियां। उसी एजेंसियों में एक एजेंसी है फिच रेटिंग्स, ऐसे ही मूडीज है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, सभी लोग अपना अपना अनुमान अपना जारी करती हैं। फिच रेटिंग्स के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1914 में हुई, न्यूयॉर्क में स्थापना हुई। इसके सीईओ हैं पॉल टेलर और इसके संस्थापक जॉन नोल्स फिच थे। इन्होंने अपने नाम पर ही फिच रेटिंग्स की स्थापना की। क्लियर, अगला देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2020 में 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड किसने जीता? तो अभी दिल्ली में दोस्तों जो चल रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, इसमें 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में विमेंस कैटेगरी में चिंकी यादव ने जीता है गोल्ड। किसने? चिंकी यादव ने जीता है गोल्ड। देखिए दोस्तों, ये जो इवेंट था इसमें 3 के तीनों मेडल ही इंडिया के पास है। चिंकी यादव ने जीता गोल्ड मेडल, इसके बाद राही सरनोबत ने, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, और आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है मनु भाकर, जिनसे हम सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं ओलंपिक में गोल्ड की। तो मनु भाकर ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मेडल आए इस 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इंडिया के पास। अब इंडिया के पास टोटल गोल्ड कितने हो गए? इस खेल में अभी तक टोटल गेम गोल्ड की संख्या हो गई है 9। आयोजन इसका कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजन इसका किया जा रहा है। क्लियर, अभी आपने इससे पहले देखा दोस्तों कि यशस्विनी सिंह देसवाल ने जीता 10 मीटर यानी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता गोल्ड उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टोटल 9 गोल्ड अभी तक हो गए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है टूर्नामेंट, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने IOB ट्रेंडी नामक बचत खाता लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने IOB ट्रेंडी नामक एक सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है। ये सेविंग अकाउंट जो होगा ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने मिलेनियल जो मिलेनियल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके लिए उसको फोकस करके लॉन्च कर रहा है। ठीक है, मिलेनियल पॉपुलेशन यानी 21 वर्ष से 38 वर्ष की उम्र के बीच में जो व्यक्ति होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको टारगेट करके ये लॉन्च किया गया है IOB ट्रेंडी नाम का एक सेविंग अकाउंट्स। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है, इसके बारे में जानिए। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, 1937 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में और CEO हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अगला देखते हैं,
23 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया? तो 23 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने दोस्तों 186वां स्थापना दिवस मनाया है। असम राइफल्स 186 साल इसके हो गए हैं स्थापित हुए। ठीक है, ये स्थापित हुआ था 23 मार्च 1835 को। कब? 23 मार्च 1835 को स्थापित हुआ था। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये असम राइफल्स। क्लियर? असम राइफल्स को दोस्तों बहुत नामों से जाना जाता है। जब ये स्थापित हुआ था तब इसका नाम था कछार लेवी। इसके बाद में 1917 में इसका नाम कर दिया गया असम राइफल्स। ठीक है, 1917 के बाद से हम लोग असम राइफल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं, पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है असम राइफल्स को। ठीक है, तो बेसिकली जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं वहाँ पर ये खास तौर से काम करता है। जैसे देखिए दोस्तों, CAPF के अंतर्गत CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके अंतर्गत दोस्तों 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं। उन 7 प्रकार की फोर्सेज में असम राइफल्स भी है। इन 7 प्रकार की फोर्सेज में दोस्तों CRPF भी है, CISF है, BSF है, ठीक है, ITBP है, असम राइफल्स है, ये सभी हैं। तो ऐसे ही असम राइफल्स भी इसी का हिस्सा है। आप लोग जो SSC GD का फॉर्म भरते हो ना, SSC GD, उसी के तहत इसमें भी पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, असम राइफल का हेडक्वार्टर दोस्तों है शिलांग में। इसके महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान और इसकी स्थापना जैसे कि मैंने आपको बताया 23 मार्च 1835 को हुई थी स्थापना। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नामक अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जो कि MP के मध्य प्रदेश के CM हैं, इन्होंने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नामक अभियान नामक कैंपेन शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? आप सभी लोग देख रहे हैं दोस्तों, कोरोना एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर फैलना शुरू हो चुका है। तो आप लोग भी सुरक्षित रहिए और मास्क का यूज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। CM शिवराज सिंह चौहान जी ने भी मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा कर दी है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा नाम के कैंपेन की। ठीक है, बढ़ते कोरोना के मामलों पर को देखते हुए। अब मध्य प्रदेश पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था? तो इसने मिशन नगरोदय कार्यक्रम शुरू किया है। चंबल में पुलिस डकैतों पर एक म्यूजियम शुरू किया गया है। दुनिया का ऐसा पहला म्यूजियम है जो डकैतों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अभी मीनाक्षी वर्मा को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यानी 8 मार्च के दिन एक दिन के लिए MP का गृह मंत्री बनाया गया था, मध्य प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी तो दोस्तों अभी जल्दी ही मैं आपको रिवाइज कराया था, तो इसको आप लोग बताने की बार बार जरूरत है नहीं। चलिए, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनको याद करा दे रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ीक होते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी नार्वे में। नार्वे में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी। ऐसी सुरंग बनाई जाएगी जिसमें पानी के जहाज चलेंगे। ठीक है, पानी के जहाज़ों के लिए स्पेशल तौर से ये टनल, ये सुरंग बनाई जाएगी, नार्वे में बनाई जाएगी। अब इसकी लंबाई होगी 1.7 किलोमीटर की, ऊंचाई होगी 49 मीटर, चौड़ाई होगी 36 मीटर। ठीक है, इस सुरंग का नाम दिया गया है स्टैड शिप सुरंग। क्या? स्टैड शिप सुरंग। ओके, चलिए अब नार्वे आया है, नार्वे के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्ल्ड मैप में देखेंगे पहले। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ, यूरोपीय महाद्वीप की तरफ। यूरोपीय महाद्वीप में देखिए दोस्तों, ये है पूंछ वाला देश इटली। इसके बाद दूसरी निगाह आपकी पड़ेगी यूनाइटेड किंगडम की तरफ, तो ये है UK। अब यहाँ से देखिए जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है नार्वे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे ही आप यूरोप में पहुँचेंगे तो सबसे पहली नज़र आपको पहुँचनी चाहिए आपकी इटली पर, यानी पूंछ वाले देश पर। इसके बाद आप UK की तरफ जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ जाएंगे। उसके बाद आप लोग कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आसानी से सभी देश आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो नार्वे देखिए यहाँ पर है, ये रहा नार्वे, स्वीडन के बगल में है नार्वे। नार्वे की राजधानी क्या होती है? ओस्लो। क्या होती है? ओस्लो। अच्छा, ओस्लो से आपको कुछ याद आ रहा होगा, नोबेल प्राइज, एक नोबेल पुरस्कार होता है जो नार्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? बिल्कुल, शांति का पुरस्कार जो होता है वो नार्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। नार्वे की PM यानी प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। यहाँ की करेंसी होती है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2020 का व्यास सम्मान मिल रहा है प्रोफेसर शरद पगारे को। प्रोफेसर शरद पगारे ये कौन है? ये हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक हैं, फेमस लेखक हैं। इनका एक उपन्यास आया था पाटलिपुत्र की सामग्री, तो इसी वजह से इनको 31वां व्यास सम्मान दिया जा रहा है। 31वां संस्करण है ये व्यास सम्मान का, इसको आपको ध्यान में रखना है। व्यास सम्मान के तहत इनको 4 लाख रुपए का कैश दिया जाएगा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक पट्टिका दी जाएगी।
ब्यास सम्मान के बारे में अगर बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है? ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लेखकों को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों के दौरान इनके द्वारा कोई भी ऐसा हिंदी जो साहित्यिक जो लॉन्च किया गया हो, जो पब्लिश किया गया हो, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जो कोई भी लेखक होता है वो पिछले 10 वर्षों में जो योगदान दिया रहता है, ऐसे लेखकों को में से किसी एक को दिया जाता है व्यास सम्मान। ठीक है, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र का एक सम्मान हुआ, व्यास सम्मान। अगर अभी आपको याद हो दोस्तों, अभी उस दिन रिवाइज कराया था मैंने, अकिथम अच्युतन नंबूदरी को मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे बड़ा ये साहित्यिक सम्मान होता है। ठीक है, इनका हालांकि निधन भी हो गया है, इनको मिलने के बाद इनका निधन हो गया। शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, किस वर्ष के लिए? 2020 के लिए। सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद, इनको 2019 के लिए दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे। नहीं किए हो तो लाइक जल्दी से कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। और हाँ, हिंदी का जो कोर्स आ रहा है इसको आप लोग इसकी डेमो वीडियो जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, डेमो वीडियो, पहली वीडियो जो होगी, पहला चैप्टर वो समास का है, जाइए देखिए और समास को बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, तो डेमो वीडियो देखिए और उसके बाद कोई भी अगर आपका फीडबैक हो आप लोग कमेंट करके भी हमें बताइए। वीडियो कोर्स डिटेल भी है, उसमें एक वीडियो बनी हुई है, उसमें आप लोग जान सकते हो कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में आने वाली हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।